Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Historia Arc. Today, we are going to discuss another chapter of MHI 101. ये चैप्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी सुपर पावर की कल्पना कीजिए जिसका दबदबा लगभग आधी दुनिया पर था, जिसकी बनाई सड़कें, जिसके लिखे कानून और जिसकी भाषा हर तरफ उसी का बोलबाला था। हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य की। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी, इतनी मजबूत ताकत आखिर खत्म कैसे हो गई? आज हम उसी कहानी को समझने जा रहे हैं। और ये कहानी किसी एक दिन की नहीं, बल्कि सदियों तक चले एक बहुत ही उलझे हुए बदलाव की। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो आज भी उतना ही मायने रखता है कि कोई सुपरपावर आखिर गिरती कैसे है। रोम की कहानी में ना हमें इस सवाल के कई जवाब मिलते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य का जो महान पतन हुआ, उससे बहुत पहले ही उसकी नींव में दरारें पड़ने लगी थीं। ये एक ऐसे संकट का दौर था जब साम्राज्य अपनी ही ताकत और विशालता के बोझ तले दबता जा रहा था। तीसरी सदी का संकट तो वाकई में चौंकाने वाला था। सोचिए, सिर्फ 50 साल के अंदर 20 से ज्यादा सम्राट, मतलब कोई स्थिरता थी ही नहीं। ये राजनीतिक अराजकता का चरम था। एक तरफ सम्राट, दूसरी तरफ ताकतवर सीनेट और तीसरी तरफ सेना। ये तीनों ही सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे और इस लड़ाई ने साम्राज्य को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया। अच्छा, इस गहरे संकट के जवाब में दो सम्राट सामने आए और उन्होंने कुछ ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए जिन्होंने साम्राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थे डायोक्लीशियन और कॉन्स्टेंटाइन। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस बिखरते हुए साम्राज्य को संभाला कैसे। यहाँ एक बहुत बड़ा, मतलब एक बुनियादी बदलाव आया। पहले क्या होता था, सम्राट खुद को प्रथम नागरिक कहता था, मतलब लोगों में से ही एक। इससे एक दिखावा बना रहता था कि रोम अभी भी एक गणतंत्र है। लेकिन डायोक्लीशियन ने ये सब खत्म कर दिया। उन्होंने एक नया मॉडल बनाया, डोमिनेट, और खुद को दिव्य स्वामी और ईश्वर घोषित कर दिया। अब शासक सिर्फ नेता नहीं था, वो एक देवता की तरह एक परम राजा बन गया था। डायोक्लेशियन ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि इतना बड़ा साम्राज्य एक जगह से, एक इंसान से नहीं चल सकता। तो उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल हल निकाला, टेट्रार्की, यानी 4 लोगों का शासन। उन्होंने पूरे साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से के लिए एक सम्राट नियुक्त कर दिया। ये प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाने की एक बड़ी हिम्मत वाली कोशिश थी। लेकिन टेट्रार्की का ये सिस्टम बहुत लंबा नहीं चला। कॉन्स्टेंटाइन ने साम्राज्य को फिर से एक कर दिया, पर एक ऐसे फैसले के साथ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने सत्ता का केंद्र रोम से हटाकर पूर्व में एक बिल्कुल नए शहर कॉन्स्टेंटिनोपल को बना दिया। ये पुराने रोम के राजनीतिक दबदबे के अंत का एक साफ साफ संकेत था। चलिए, अब शासकों और उनकी राजनीति से हटकर जरा आम लोगों पर ध्यान देते हैं। इन बड़े बड़े बदलावों का जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ? इसने एक पूरी की पूरी नई सामाजिक और आर्थिक हकीकत को जन्म दे दिया था। ये चौंकाने वाला आदेश पता है किसका था? खुद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का। ये साफ दिखाता है कि कैसे किसानों से उनकी आज़ादी छीनी जा रही थी। जो किसान पहले अपनी ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, अब वे उसी ज़मीन से बंधे हुए गुलामों जैसे बनते जा रहे थे। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? देखिए, जब साम्राज्य का विस्तार रुका तो युद्ध में पकड़े जाने वाले गुलामों की सप्लाई भी बंद हो गई। अब जमींदारों के लिए गुलामों को रखना बहुत महंगा पड़ने लगा। तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने किसानों को अपनी जमीन पर बसाना शुरू किया, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो किसान अब उस जमीन को छोड़कर कभी नहीं जा सकते। और बस यहीं से मध्ययुगीन यूरोप की बंधुआ मजदूरी या दास प्रथा की नींव पड़ी। और इसी दौर में एक और बहुत बड़ा, शायद सबसे गहरा सांस्कृतिक बदलाव हो रहा था, और वो था ईसाई धर्म का उदय। एक ऐसा धर्म जिसे कभी बुरी तरह सताया गया था, वो अब पूरे साम्राज्य का धर्म बनने की राह पर था। ये सफर देखिए, कितना अविश्वसनीय है। सोचिए, जिस धर्म के संस्थापक को खुद रोमन सरकार ने सूली पर चढ़ाया, जिसके मानने वालों पर भयानक जुल्म किए गए, वही धर्म सिर्फ कुछ सदियों के अंदर साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया। ये इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक था।
तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां साम्राज्य के अंदर का दबाव और बाहर से होते हमले, इन दोनों ने मिलकर साम्राज्य के आखिरी विघटन की तैयारी कर दी थी और इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी हिस्से पर पड़ा। साल था 395। सम्राट थियोडोशियस की मृत्यु के बाद साम्राज्य की एकता हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। इसे आधिकारिक तौर पर दो हिस्सों में बांट दिया गया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। और ये विभाजन ही पश्चिमी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और ठीक इसी समय साम्राज्य की सीमाओं पर जैसे दुश्मनों का सैलाब आ गया था। विजिगोथ, वैंडल, ऑस्ट्रोगोथ, ऐसी कई जर्मैनिक जनजातियां रोमन जमीन पर धावा बोल रही थीं। अंदर से कमजोर हो चुका पश्चिमी साम्राज्य बाहर से हो रहे इस जबरदस्त हमले को झेल नहीं पाया। और फिर साल 410 में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विसिगोथों ने सीधे रोम शहर पर हमला किया और उसे बेरहमी से लूटा। ये सिर्फ एक शहर की लूट नहीं थी, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सदमा था। वो शहर जिसमें सदियों तक दुनिया पर राज किया था, वो अब खुद लुटेरों का शिकार बन गया था। इसकी प्रतिष्ठा को ऐसा धक्का लगा कि वो फिर कभी उभर नहीं पाया। और आखिरकार वो साल आया 476 ईस्वी, जब आखिरी पश्चिमी रोमन सम्राट को गद्दी से हटा दिया गया और इसी के साथ पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। ये वो तारीख है जिसे इतिहास में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत के तौर पर याद किया जाता है। तो पश्चिमी साम्राज्य तो गिर गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा था, जिसे हम बाद में बिज़ांटीन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, वो इसके बाद भी लगभग 1000 साल तक फलता फूलता रहा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर पूर्व में ऐसा क्या अलग था जो पश्चिम में नहीं था? पर ये कहानी फिर कभी और। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी फॉर नोट्स एंड अपडेट्स. Link is in the description box and in the comment section. Thank you.